सीसीटीवी के इस्तेमाल से लापता व्यक्ति के मामलों की जांच में नए सुराग मिलते हैं, जिन्हें जोड़कर पूरी तस्वीर बनती है। फिर भी पूरी तस्वीर के मुख्य हिस्से अब भी गायब है, जिससे विकृति और अधूरापन बना रहता है। 35 वर्षीय एलेक्स वेदरली का संबंध नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के स्टॉकटन ऑन टीज से है। उन्हें एक काकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी लंबाई 6 फीट है और शरीर पतला है। उसके हल्के भूरे बाल, मूछें और दाढ़ी है, लेकिन उसके जीवन या संबंधों की जानकारी बहुत कम है। लेकिन 2025 में नॉर्टन स्थित घर से गायब होने पर उसका नाम लापता व्यक्ति के पोस्टरों और सोशल मीडिया अलर्ट्स पर दिखा। 29 जुलाई को एलेक्स को घर से निकलते देखा गया। उसे लंबी यात्रा पसंद थी, लेकिन वह रास्ते में परिवार से संपर्क करता था। कई दिन बीतने पर जब उसने प्रियजनों से संपर्क नहीं किया तो उन्हें कुछ गलत लगा। नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस ने जांच कर सुरक्षा कैमरे की फुटेज से उसकी गतिविधियों का पता लगाया। सीसीटीवी ने जांचकर्ताओं को घटनाओं की एक समय रेखा जोड़ने में मदद की, जो 7 अगस्त को दोपहर 2:13 बजे से शुरू होती है। यॉर्क स्टेशन की फुटेज में एलेक्स को एल्नर ट्रेन में इन्वर्नेस, उत्तरी स्कॉटलैंड जाते दिखाया गया है। ट्रेन ने डार्लिंगटन, न्यूकैसल समेत कई जगहों पर रुकी। एडिनबर्ग, फैलकिर्क और स्टर्लिंग। एलेक्स डार्लिंगटन में ट्रेन से उतरते देखा गया। फिर वह एक ट्रेन में चढ़ा जो लंदन जा रही थी। वो किंग्स क्रॉस स्टेशन से उतरकर यूस्टन रोड की ओर गया। उसे आखिरी बार किंग्स क्रॉस स्टेशन से निकलते देखा गया। उसके बाद वो किसी कैमरे में नहीं दिखा। उसके परिवार ने लोगों से जानकारी के लिए कई बार गुहार लगाई, पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ये पता नहीं है कि एलेक्स का इन इलाकों में कोई परिवार या दोस्त है या नहीं, लेकिन उसके रिश्तेदार जिन परिवार वालों या दोस्तों के बारे में जानते हैं, उनमें से किसी ने भी उससे संपर्क होने की सूचना नहीं दी है। उसकी गुमशुदगी की जांच सक्रिय और जारी है। वीडियो फुटेज में एलेक्स वेदरली को एक गहरे रंग की गद्देदार जैकेट, उसके नीचे काले रंग की हुड वाली टॉप और एक जोड़ी गहरे रंग की पैंट पहने हुए दिखाया गया है। उसकी गुमशुदगी की जानकारी 101 पर दें, जिससे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। अगर वह अभी कहीं दिखे तो सूचना 999 पर संदर्भ संख्या 1225014809 के साथ दी जानी चाहिए। 12,25,01,48,090। 9. क्रिस पामर, एक 39 वर्षीय व्यक्ति जो अरकानसस से था, को एक उत्साही बाहरी गतिविधियों के प्रेमी के रूप में वर्णित किया गया था, जिसे अपने कुत्ते के साथ ट्रैकिंग करना पसंद था। 2026 की जनवरी की शुरुआत के आसपास यह पता चला कि क्रिश एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी जर्मन शेफर्ड जो भी बूढ़ी और बीमार थी। उनके परिवार ने बताया कि उस व्यक्ति की बीमारी के लिए इलाज उपलब्ध थे, लेकिन शायद उन्होंने उन इलाजों से गुजरने का फैसला नहीं किया। उन्होंने बताया कि जोए अपने अंतिम 9वें वर्ष में थी। जनवरी में क्रिश ने परिवार को बताया कि वह स्मोकी माउंटेन्स में कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल कमजोर था, जिससे संपर्क मुश्किल था। यही आखिरी बातचीत थी। कुछ दिनों तक खबर न मिलने पर प्रियजन चिंतित होकर अधिकारियों से संपर्क किया। 3 दिन बाद 12 जनवरी को पार्क रेंजरों ने उनकी ट्रक खोज ली। एक लाल 2017 फोर्ड F250 हैट्रस नेशनल सी शोर के समुद्र तट पर फंसी हुई थी। क्रिस और जोए नजर नहीं आ रहे थे, जिससे लगा कि वे दोनों आउटर बैंक्स, नॉर्थ कैरोलिना से साथ गायब हो गए। कई दिन रेंजर वाहन के पास इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं लौटा। 16 जनवरी को क्रिश को आधिकारिक रूप से लापता घोषित किया गया। फिर खोज अभियान शुरू हुआ और जांचकर्ताओं ने सुराग ढूंढे। कई घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्होंने पाया कि क्रिश ने डेयर काउंटी, नॉर्थ कैरोलिना से होकर गाड़ी चलाई थी और ट्रक के पीछे नीला सफेद कायक था। अधिकारियों ने उसके फोन रिकॉर्ड देखकर पाया कि उसका मोबाइल कई जगह, जैसे 10 जनवरी की रात इवन में और 11 जनवरी को बक्सटन केप पॉइंट के पास एक्टिव था। केप हैट्रस नेशनल सी शोर पर अन्य पर्यटकों ने बताया कि फोर्ड 11 तारीख से वहां था, रेंजर्स के खोजने से एक दिन पहले। सीसीटीवी फुटेज में दिखी कयाक भी अब तक नहीं मिली है। कई दिनों तक तलाश करने के बाद क्रिस के परिवार ने खोज बंद कर दी, जो उनके लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उन्हें पता चला कि वह लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। क्रिश
जैसा कि उन्होंने बताया, अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता था। आगे चलकर जिन इलाजों का उसे सामना करना पड़ता, वे उसकी बहुत सी स्वतंत्रता उससे छीन सकते थे। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि क्रिस शायद अभी भी उसी इलाके में हो सकता है, जबकि उनका मानना है कि शेफर्ड कुतिया शायद गुजर चुका है। जोई कई दवाओं पर निर्भर थी और उसे गंभीर हिप डिस्प्लेसिया था। परिवार मानता है कि क्रिश अपनी कुतिया के आखिरी दिन उसके साथ जंगल में रहना चाहता था। पार्क रेंजरों को ट्रक में एक फावड़ा मिला, जिससे उन्हें जोई के दफन होने का शक हुआ और क्रिस ने तट की यात्रा जारी रखी। क्रिस पामर के बाल स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड और आंखें नीली बताई गई हैं। वह फीट इंच लंबा है। वह और जोई इलाके के कई राष्ट्रीय उद्यानों में जाते थे। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जानकारी 88865300009 पर दी जा सकती है। वैकल्पिक रूप से गुमनाम सूचना ऑनलाइन nps_isb पर या nps.isb@nps.gov पर भेजी जा सकती है। 8. माया मिलेट, जिन्हें मे भी कहते हैं, का जन्म फिलीपींस में हुआ और पालन पोषण होनोलुलु में हुआ। उन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा वहीं बिताया। एडमिरल आर्थर डब्ल्यू, रेडफोर्ड हाई स्कूल और हवाई के स्कूल में पढ़ाई की। हाई स्कूल में उनकी मुलाकात लैरी मिलेट से हुई, जो सैन डिएगो के किशोर गिरोह से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद वहां आया था। बाद में दोनों ने शादी की और लैरी नौसेना में शामिल हो गए। मैं नौसेना में एक नागरिक कर्मचारी थी और नेवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सेंटर में अनुबंध विशेषज्ञ के रूप में काम करती थी। बाद में ये जोड़ा सैन डिएगो गया, जहां उनके 3 बच्चे हुए। अधिकतर समय उनकी शादी अच्छी थी, लेकिन 2020 में दरारें आने लगी। बताया जाता है कि लैरी बहुत शक करने लगे और मे पर अफेयर का आरोप लगाया और साल के अंत तक वो तलाक लेने के बारे में सोचने लगी थी। उस दिसंबर में मे ने अलग होने की प्रक्रिया शुरू की और करीबी लोगों ने उन्हें कॉन्डो सेफ हाउस में रहने को कहा। लैरी और मे का तलाक फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि अगले साल 39 वर्षीय मे लापता हो गईं और फिर कभी नहीं मिली। 7 जनवरी 2020 को मे ने अपने तलाक के वकील से बात की और शाम 5 बजे उन्हें आखिरी बार घर से जाते देखा। अगले दिन जब परिजनों को मे से कोई खबर नहीं मिली, तो वे घर पहुंचे। लैरी ने बताया कि मे ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और पिछले दिन से बाहर नहीं आई थी, और अगली सुबह वे फिर लौटे और जोर देकर कहा कि वह उन्हें कमरे के अंदर जाने दे। लेकिन ऐसा करने पर परिवार ने पाया कि मे अंदर नहीं थी, कमरा खाली था और घर में उसका कोई निशान नहीं था। मे की बहन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट चुला विस्टा पुलिस में दर्ज कराई। जांच में लैरी को केंद्र में रखा गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि लैरी ने अपनी 460 ऐसी जगह पार्क की जहां उसकी पिछली साइड कैमरे से छुपी रही। उसने कहा कि उस दिन वह एक बच्चे के साथ वाहन सोलाना बीच ले गया। 9 जनवरी को लैरी ने पड़ोसी से लेक्सस डिटेलिंग के लिए कहा और दावा किया कि वो अंजा बोरेगो डेजर्ट स्टेट पार्क गया था। तब से कार को जब्त कर लिया गया है और अब उसकी आगे जांच की जा रही है। स्वयंसेवकों ने माउंट सैन मिगुएल पार्क में खोजबीन की, जबकि जांचकर्ताओं ने मिलेट घर की तलाशी ली। हालांकि इस खोज से कोई भी सुराग नहीं मिला जो लापता महिला के ठिकाने की ओर इशारा कर सके। तलाशी पड़ोसी इलाकों तक फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अवशेष मिले। पहले लगा कि ये अवशेष मे के हैं, पर बाद में पता चला कि वे जानवरों के थे। ग्लैमिस, सैंड ड्यून और लोअर की तलाशी ली गई। साथ ही चुला विस्टा में एक छोड़े गए गोल्फ कोर्स और फिश क्रीक की भी तलाशी ली गई। जनवरी से दिसंबर तक प्रयास हुए, लेकिन स्वयंसेवकों और बचाव कर्मियों को मे का कोई सुराग नहीं मिला। मे या माया को एक फिलिपीनी महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी लंबाई 5 फीट है और वजन लगभग 110 पाउंड है। उनके बाल भूरे और सीधे थे और उनकी आंखें भी भूरे रंग की थीं। ये पता नहीं है कि गायब होते समय उन्होंने क्या पहना था, लेकिन उनके कंधे पर म्यूजिकल नोट्स और कलाई पर हमिंग बर्ड का टैटू है। उनके ठिकाने के बारे में सूचना चुला विस्टा पुलिस विभाग को 6196915151 पर दी जा सकती है। जूली रयान ने अपने उस पति को, जिनसे उनकी शादी को 51 साल हो चुके थे,
दयालु, प्यारा और कभी कभी चिड़चिड़ा बताया। 75 वर्षीय जॉन रयान बहुत मजाकिया थे और उनके साथ रहना अच्छा लगता था। दोनों की मुलाकात कई दशक पहले सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में हुई थी और उन्होंने 4 बच्चों की परवरिश की। उनके मंझले बेटे गैविन ने कहा कि उनके पिता खेलों के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हें दूसरों की देखभाल करना पसंद था। उन्होंने कहा कि वे हमेशा खबरों से अपडेट रहते, दिल बड़ा था और मजेदार, दयालु इंसान थे। गैविन ने बताया कि उनके पिता ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक बिल्डर के तौर पर बिताया था और भले ही वे रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी चीजें बनाना बहुत पसंद था। जॉन और जूली ने 4.5 साल पहले लगुना बीच में बसना शुरू किया और जूली ने कैलिफोर्निया की जीवन शैली अपना ली, लेकिन जॉन को रिटायरमेंट के बाद बदलाव से परेशानी हो रही थी। 11 सितंबर 2025 को गैविन अपने माता पिता से मिलने के लिए ऑरेंज काउंटी गया। वह सॉल्ट लेक में रहता है, काम के कारण उस इलाके में था और अचानक मिलने आ गया। उसने अपने माता पिता संग नाश्ता किया और अगली सुबह एलए चला गया। जूली के मुताबिक बेटे के जाते ही वो किराने का सामान लेने चली गई। जब वो वापस आई तो जॉन ने उन्हें किराने का सामान अंदर लाने में मदद की और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था और उसी दिन बाद में वो एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकल गई। 12 सितंबर दोपहर वो लौटी तो उनके पति घर पर नहीं थे। शुरुआत में उन्हें कोई चिंता नहीं थी। जॉन सक्षम वयस्क थे और कभी कभी अकेले लंबी सैर पर जाते थे, लेकिन जल्द ही रात हो गई और उनका कोई पता नहीं चला। जूली ने तब देखा कि उनके पति की ज्यादातर चीजें पीछे छूट गई थी। उनका फोन, बटुआ और वो घड़ी जिसे वो कभी नहीं उतारते, सब कुछ उनके बेड साइड टेबल पर रखा था। उन्हें उनका नी ब्रेस और वॉकिंग शूज भी मिले। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत है। जूली ने एक दोस्त को फोन किया और दोनों ने कुछ समय तक जॉन को ढूंढा। फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया और गैविन को गुमशुदगी की जानकारी दी। अधिकारियों ने पास के कैमरे देखे। पता चला कि जॉन अपनी गुमशुदगी वाले दिन दोपहर में टाउन हाउस से निकलकर जाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। खोजी कुत्तों ने उसकी गंध पकड़ ली और उसका पीछा करते हुए सड़क के छोर तक पहुंचे, जहां गंध का निशान अचानक खत्म हो गया। अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे ले। वे तय नहीं कर पा रहे कि इसमें किसी आपराधिक वारदात के संकेत थे या जॉन खो गया था। परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार जवाब ढूंढ रहे हैं। जॉन पामर की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी ऑरेंज काउंटी शेरिफ विभाग को दी जा सकती है। उनका नंबर है 714 647 7000। नंबर 6, ब्रियाना जेड वाइबर्ट का जन्म 1992 में हुआ था और 3 साल की उम्र में लीसा मॉर्ले हल्स ने उन्हें गोद लिया। कई वर्षों तक वह हल्स परिवार के साथ बिंगहैम्पटन, न्यूयॉर्क में रही। 16 साल की उम्र में बॉबी जो स्टोन ने उन्हें गोद लिया और वह बर्च रन, मिशिगन चली गई। तब तक वह तलाकशुदा थी और उनके 4 बच्चे, 3 बेटे, 1 बेटी थे। ब्रियाना उस साल डेटिंग कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लिंट, मिशिगन में थी। इस जोड़े के बारे में जाना जाता था कि वे अपने फोन चार्ज करने और शौचालय इस्तेमाल करने के लिए पास के पेट्रोल पंपों का इस्तेमाल करते थे। उनके सबसे नजदीक जो पेट्रोल पंप था वह मिलर रोड पर स्थित मैराथन पेट्रोल पंप था। 14 जुलाई 2017 को वो आधी रात को अपने घर से निकलकर इसी पेट्रोल पंप की ओर गई थी। उसने लिसा हल से बात कर न्यूयॉर्क में बहन के बच्चे की जेंडर रिवील पार्टी जाने की योजना बताई थी, पर वहां नहीं पहुंची। उस शाम ब्रियाना और उसके बॉयफ्रेंड के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ, जिससे 24 वर्षीय ब्रियाना वहां से चली गई। निगरानी कैमरों ने उसे मैराथन गैस स्टेशन पर रिकॉर्ड किया, जहां वह लाल पॉन्टियक एज़टेक में बैठती दिखी, जिसे एक अनजान पुरुष चला रहा था। दोनों पास के एक अडल्ट एंटरटेनमेंट क्लब गए, जहां कर्मचारियों ने कहा कि ब्रियाना की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे 1 घंटे 45 मिनट बाद फिर से साउथ सागिनो स्ट्रीट पर स्थित एक मोबिल पेट्रोल पंप पर देखा गया। वीडियो फुटेज में वो साफ तौर पर घबराई हुई नजर आती है और लड़खड़ाते हुए इधर उधर घूम रही है, कभी कभी संतुलन बनाने के लिए शेल्फ को पकड़ रही है। इसके बाद उसे एथर्टन रोड के पास उत्तर की ओर जाते देखा गया, जबकि पॉन्टियक के मालिक ने उल्टी दिशा में गाड़ी चलाई। ये ब्रियाना विबर्ट को अंतिम बार देखा गया था। वह घर नहीं लौटी और तभी से कोई संपर्क नहीं हुआ।
कुछ दिनों बाद उसके प्रियजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पूछताछ में ब्रियाना के बॉयफ्रेंड ने बताया कि झगड़ा बच्चों से मिलने का अधिकार न मिलने पर हुआ था। उसके घर में पानी नहीं था क्योंकि कुआं टूटा था और कथित तौर पर बच्चों से मिलने का अधिकार न दिए जाने पर ब्रियाना गुस्सा हो गई थी। उसके बॉयफ्रेंड के मुताबिक वो घर में चीजें फेंक रही थी और अंत में अपनी बांह घायल कर ली। जांचकर्ताओं ने पॉन्टियक कार के ड्राइवर को ढूंढा, जिसने बताया कि ब्रियाना ने उसे पास के रेस्टोरेंट तक छोड़ने को कहा था। रेस्टोरेंट के बाद वे उस क्लब गए जहां ब्रियाना काम करती थी। उस आदमी ने बताया कि ब्रियाना ने फोन उसकी कार में छोड़ा था, जिसे बाद में पुलिस को दे दिया गया। कुछ दिन बाद उनके घर के पास खाई में ब्रियाना का हैंडबैग मिला। पोंटियक कार के ड्राइवर और ब्रियाना के बॉयफ्रेंड को कभी संदिग्ध नहीं माना गया। दोनों व्यक्तियों ने जांच में पूरा सहयोग किया और किसी का भी नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया गया है। ब्रियाना के गायब हुए लगभग 1 दशक हो गया है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जांचकर्ताओं को किसी आपराधिक कृत्य का सबूत नहीं मिला है और यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपनी मर्जी से लापता हुई हैं या नहीं, लेकिन उन्हें खतरे में और लापता माना गया है। ब्रियाना वाइबर्ट का वर्णन किया गया है कि उनके बाल और आंखें भूरे रंग की थी, लेकिन उनके बालों को लाल रंग में रंगा गया था। अपनी गुमशुदगी के समय वह फीट इंच लंबी थी और उनका वजन लगभग 120 पाउंड था। उनके कई टैटू हैं, जैसे सवान्हा और मैडॉक्स नाम, दाहिने पैर पर स्केलेटन की और दाहिने कंधे पर मैड हैटर। उनके कंधे के ब्लेड पर फैमिली, स्ट्रेंथ, ऑनर, प्राइड, लॉयल्टी और लव शब्द लिखे हैं। उनके कान, नाक छिदे हैं। ब्रियाना को अंतिम बार सीसीटीवी में क्रीम शर्ट, काले लेगिंग्स और चप्पल में देखा गया था। वह अपने साथ एक वेरा ब्रैडली पर्स भी ले जा रही थी, जिसमें कंधे पर डालने वाली पट्टी थी। इस लापता व्यक्ति के बारे में जानकारी फ्लिन टाउनशिप पुलिस विभाग को 810-603-250 पर दी जा सकती है। 810-600-3250। नंबर 5 पर एरॉन मैकिनी को घर में ही रहने वाले इंसान के रूप में वर्णित किया गया है, जो शायद ही कभी अपने घर से दूर जाता था। 32 वर्षीय बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड के व्यक्ति को सेंट ल्यूक्स फुटबॉल टीम में खेलने के लिए जाना जाता है और इसी वजह से प्रसिद्ध हैं। क्रिस्टीन के अनुसार दोनों बहुत करीब थे और संपर्क में न रहना उनके स्वभाव के खिलाफ था। नवंबर 2023 की शुरुआत से संपर्क न होना आम हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू हुआ। एरॉन ने एक अनिर्दिष्ट तारीख को अचानक अपने परिवार से संपर्क करना बंद कर दिया। 10 नवंबर को वो अपने पिता के लिए कुछ किराने का सामान लेने के लिए दुकानों की ओर गया था। उसने सामान छोड़ दिया और परिवार ने उसे शुक्रवार सुबह 9 से 10 बजे ग्लेन रोड पर पैदल चलते देखा था। 12 नवंबर को आरोन की आखिरी पुष्टि की गई झलक सीसीटीवी फुटेज के जरिए मिली, जिसमें उसे एक बस में देखा गया जो वेलिंगटन प्लेस सेंटर की ओर जा रही थी। प्रियजनों को जल्द ही उसकी भलाई की चिंता होने लगी और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने जांच शुरू कर दी। इस जांच का सुराग डबलिन और डंडाल्क तक पहुंचा और माना जाता है कि वह डंडाल्क इलाके में बस से उतरा। सबूतों के अनुसार उसने वहां से ट्रेन पकड़ी और दक्षिण गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रिश्तेदारों ने लापता व्यक्ति के पोस्टर बांटना शुरू कर दिया और कुछ परिवार के सदस्य डंडाल्क जाकर पोस्टर लगाने लगे। क्रिस्टीन को नहीं लगता कि उनका भाई डंडाल्क में है, पर प्रयास जरूरी था। नॉर्दर्न आयरलैंड पुलिस सेवा ने लापता व्यक्ति की भलाई पर चिंता जताई है। उन्हें किसी और सुरक्षा कैमरे में नहीं देखा गया है और किसी ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है जिससे उनके ठिकाने का पता चल सके। परिवार ने कई अपीलें की हैं। उम्मीद है किसी ने कुछ देखा हो जिससे उन्हें आरोन के साथ क्या हुआ ये पता चल सके। सीसीटीवी फुटेज में लापता व्यक्ति को आखिरी बार रेनकोट, काले ट्रैक बॉटम्स और छोटा लाल मैनचेस्टर यूनाइटेड बैकपैक के साथ देखा गया। उनका कद 6 फुट बताया गया है और शरीर पतला है। उनका सिर गंजा, काली दाढ़ी और हेजल आंखें हैं। पीएसएनआई सभी लोगों से अपील कर रही है जिनके पास स्टुअर्ट्सटाउन रोड, ट्विनब्रुक में डैश कैम या होम कैमरा है, वे अपनी फुटेज और जानकारी 24 नवंबर 2023 की सीरियल नंबर 391 के साथ 101 पर भेज सकते हैं। 4. 36 वर्षीय ब्रैडली ब्रुक्स
जून 2019 में वेदरफोर्ड, टेक्सास से कॉर्पस क्रिस्टी चले गए। यहाँ वह गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगे और जल्द ही उनकी किशोर बेटी भी आ गई। ब्रैडली को मछली पकड़ना पसंद था और कभी कभी मनोरंजन के लिए नशीले पदार्थ लेते थे, लेकिन परिवार के अनुसार वह इसका नियमित इस्तेमाल नहीं करते थे। कॉर्पस क्रिस्टी में शिफ्ट होने के 2 महीने बाद ही ब्रैडली लापता हो गए, जब आखिरी बार उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें देखा था। 18 अगस्त 2019 की शाम बेटी के शहर आने के अगले दिन ब्रैडली अपने घर से 2003 माजदा 3 फिरोजी रंग की सेडान में निकले। रात 10 बजे ब्रैडली की गर्लफ्रेंड ने देखा कि वह कार चला रहे हैं। शायद यह आखिरी बार था जब उसने उन्हें देखा। ब्रैडली ने अभी अभी कुछ झींगे खरीदे थे और अपनी कार में कुछ मछली पकड़ने की छड़ें भी रखी थीं। उन्होंने परिवार से कहा कि वह देर रात मछली पकड़ने जा रहे हैं, जैसा वह कभी कभी करते थे, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं आए और तब से किसी ने भी उनसे कुछ नहीं सुना है। 5 दिन बाद ब्रैडली की कार नेवल एयर स्टेशन ड्राइव के 200 ब्लॉक में स्टिंगरे रोड के आखिर में एक मछली पकड़ने की लोकप्रिय जगह के पास मिली। यह कार कई दिनों से खुला बोनट के साथ खड़ी मिली थी। 23 अगस्त को इसे यहां से टो किया गया, क्योंकि अधिकारियों को नहीं पता था कि यह वाहन लापता व्यक्ति से जुड़ा है। ब्रैडली अपनी मां को अक्सर फोन करता था और परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस शाम के बाद से उसने उनमें से किसी से भी संपर्क नहीं किया है। लापता व्यक्ति के भाई ने बाद में टिप्पणी की कि ब्रैडली शायद बहुत ज्यादा दबाव में आ गया होगा। वह उस समय गर्लफ्रेंड एशले व उनके बच्चों के साथ रह रहा था। ब्रैडली के साले बक चैपमैन ने सोचा कि बेटी के भीड़ में शामिल होने से सब कुछ उसके लिए ज्यादा हो गया, इसलिए उसने देर रात बाहर जाने का फैसला किया। अब उसके गायब होने को 6 साल से थोड़ा ज्यादा समय हो गया है और अब तक केवल कुछ ही बार उसे देखे जाने की खबरें सामने आई हैं। जून 2020 में ऐसी खबर तब आई थी जब परिवार के एक दोस्त ने सूचना दी थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस लापता व्यक्ति को बार्टल्सविल, ओक्लाहोमा में देखा। बार्टल्सविल के फिलिप्स 66 गैस स्टेशन की निगरानी कैमरे की फुटेज में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो ब्रैडली जैसा लग रहा था और यह फुटेज 13 जून 2020 की थी। परिवार को लगता है वह व्यक्ति ब्रैडली हो सकता है, लेकिन वे पक्के तौर पर नहीं कह सकते। अधिकारियों ने उस इलाके की तलाशी ली जहां उसकी गाड़ी मिली थी, साथ ही उस क्षेत्र की भी जहां उसे देखे जाने का दावा किया गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। ब्रैडली ब्रुक्स का मामला सक्रिय है, उसकी तलाश जारी है। उसके परिवार ने उसके नाम पर एक फेसबुक पेज समर्पित किया है जिसका नाम है हेल्प फाइंड ब्रैडली ब्रुक्स, इस उम्मीद में कि कोई आम आदमी उसे पहचान लेगा और बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आगे आएगा। अब उसकी उम्र 42 साल होगी और जब वो लापता हुआ था तब उसकी लंबाई 5 फुट थी और वजन 160 से 170 पाउंड के बीच था। उसके बाल और आंखें भूरे रंग की है। उसे आखिरी बार मरून शर्ट, काले शॉर्ट्स और नाइकी जूते में देखा गया था। कहा जाता है कि उसकी छाती पर घोड़े की नाल का टैटू, और यह उद्धरण है, हम सभी परमेश्वर की महिमा से कम पड़ जाते हैं। उसके दाहिने हाथ के अग्रभाग पर भी फरिश्ते के पंख बने हुए हैं। उसकी गुमशुदगी की जानकारी भेजी जा सकती है। Corpus Christi Police Department at 361 को 260 15 अगस्त 1980 को जेरमाया एडवर्ड फोको का जन्म स्टैंडिश, मिशिगन में हुआ था। उन्हें उनके माता पिता रेनी और एडवर्ड फोको ने पाला था। अपने बचपन में उन्होंने ईगल स्काउट के रूप में सेवा की और बाद में स्टैंडिश स्टर्लिंग सेंट्रल हाई स्कूल से अपनी कक्षा में शीर्ष स्थानों में से एक पर स्नातक किया। उनका एक्ट स्कोर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 10% में था और उनके प्रियजनों ने उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। हाई स्कूल के बाद उन्होंने डिजीपेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रेडमंड, वॉशिंगटन में दाखिला लिया, लेकिन 1 साल बाद छोड़ दिया। वॉशिंगटन में रहते हुए उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की और फिर सॉफ्टवेयर में करियर चुना। 2015 में वह बेलव्यू, वॉशिंगटन में ऑरेकल कॉरपोरेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उस समय वह कथित तौर पर एवेन्यू साउथ पर स्थित अपार्टमेंट में रह रहे थे। परिवार के अनुसार जेरमाया को स्नोबोर्डिंग, गोल्फ और दोस्तों के साथ रहना पसंद था और उसी साल 34 वर्षीय जेरमाया 21 जुलाई को लापता हो गया। वो घर से काम कर रहे थे
और उस दोपहर करीब 3:30 बजे अपने मैनेजर को फोन किया था। उन्होंने बताया कि उनके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव खराब हो गई है और उसे ठीक करने के लिए वह अगले दिन ऑफिस आएंगे। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 22 जुलाई को रात 12:07 पर उनकी गाड़ी गैराज में आ रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी बाहर निकलते वीडियो नहीं है। वो उस दिन भी काम पर नहीं आए और उस कॉल के बाद जरमाया की कोई खबर नहीं मिली। वो मोबाइल, बटुआ, चाबियां और टूटी लैपटॉप लेकर गायब हो गए। 23 जुलाई को लापता व्यक्ति की बहन ने अपने भाई के अचानक संपर्क टूट जाने के बारे में पोस्ट की, जिससे उस इलाके में रहने वाले पारिवारिक दोस्तों में चिंता बढ़ी। जेरमाया के दोस्तों ने उसकी गुमशुदगी सिएटल पुलिस में दर्ज कराई। जांच में और निगरानी फुटेज मिले, जिनमें एक में जेरमाया जैसा व्यक्ति बस स्टेशन की सीढ़ियां उतरता दिखा, 5th एवेन्यू साउथ और साउथ जैक्सन स्ट्रीट। उसके पास एक बैकपैक था। अजीब ये था कि जैसे ही वह सीढ़ियां उतरा, अगली 15 मिनट की फुटेज एक अनजान खराबी से गायब हो गई। जेरेमाया कभी कभी काम पर जाने के लिए बस लेता था, लेकिन उस दिन उसकी कार्ड बस या ट्रेन में स्कैन नहीं हुई थी। फुटेज में देखे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। उसका फोन आखिरी बार डाउनटाउन सिएटल में पिंग हुआ, लेकिन लोकेशन नहीं मिली। तब से उसके सोशल मीडिया या बैंक खाते में कोई गतिविधि नहीं है। उसकी ग्रे 2010 सुबारू आउटबैक स्पोर्ट उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग गैराज में मिली थी। जांचकर्ताओं को किसी आपराधिक साजिश का कोई मकसद नहीं मिला और ना ही उन्हें ऐसा कोई सबूत मिला जो इसकी पुष्टि करता हो। 11 सालों में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, जिससे उसके प्रियजन उसकी भलाई को लेकर बहुत चिंतित है। जेरेमाया एक काकेशियन पुरुष है। उसके बाल और आंखें भूरे हैं। वह 6 फुट 2 इंच लंबा है और उसका वजन लगभग 220 पाउंड है। वह अपने सिर को पूरी तरह से मुंडवा कर रखते हैं और पढ़ने के लिए चश्मा पहनते हैं। गुमशुदगी के वक्त वो खाकी रंग की शॉर्ट्स, हरी शर्ट, लाल टोपी और सैंडल के साथ सफेद मोजे पहने थे। उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी सिएटल पुलिस को 206 684 5007 पर दी जा सकती है। 2066845007। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा की ग्रेजुएट मार्शिया के लाइल का जन्म अक्टूबर 1978 में हुआ था। उनका पालन पोषण फ्लोरिडा में धर्मनिष्ठ ईसाई के रूप में हुआ। उनके परिवार के अनुसार उन्हें स्कीजो एफेक्टिव डिसऑर्डर था, जिसमें सिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर दोनों के लक्षण होते हैं। उनकी यह स्थिति ऑपरेशन न हो सकने वाले ब्रेन ट्यूमर के कारण थी, जिससे वह वर्षों से जूझ रही थी। दिसंबर 2019 में उन्होंने अपना गृह नगर छोड़ दिया और सिल, अल्बामा चली गईं, ताकि वह 7th एडवेंटिस्ट चर्च के करीब रह सके, जहां वह पाथफाइंडर्स कार्यक्रम में एक युवा नेता के रूप में सेवा कर रही थीं। चिकित्सीय स्थिति के चलते वह हर मंगलवार और गुरुवार मां और बहन को फोन करती थी। दोनों को उनकी स्वास्थ्य प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2020 में सील में शिफ्ट होने के 4 महीने बाद 41 वर्षीय महिला ने परिवार से संपर्क अचानक बंद कर दिया। 27 तारीख को उसने परिवार को आखिरी बार कॉल किया। उसने बहन से भतीजे के पहले कदमों पर बात की थी, लेकिन अगले कुछ दिनों तक उसके प्रियजनों को उसकी कोई खबर नहीं मिली। कुछ दिनों में वे चिंतित होकर स्थानीय अधिकारियों से मिले। 3 मई को अधिकारियों ने मार्सिया के घर कुशलक्षेम जांच की। इस समय तक उसका वॉइसमेल बॉक्स उन कॉलों से भर चुका था जिनका उसने जवाब नहीं दिया था। उसी दिन पुलिस ने परिवार को बताया कि वो सुरक्षित है और कुशलक्षेम जांच के वक्त बिस्तर पर थी, लेकिन वो अब भी फोन नहीं उठा रही थी। 2 दिन बाद मकान मालिक ने फिर जाकर देखने का निर्णय लिया। उसे बिस्तर पर मिला, लेकिन प्रबंधक ने कहा वह सामान्य नहीं थी। उसी शाम पड़ोसियों ने देखा कि वह कार में सामान रखकर घर से चली गई। उसकी मां के साथ साझा संयुक्त खाते के बैंक रिकॉर्ड्स के अनुसार मार्था ने लेक, फ्लोरिडा के गैस स्टेशन पर रुककर अगले दिन पोर्ट लाबेल इन में 1 हफ्ते का कमरा बुक किया। उसी दिन हालांकि ऐसा लगता है कि उसने चेकआउट किया और नॉर्थ पोर्ट सारासोटा में कुछ खरीदारी की। 8 मई को रिकॉर्ड्स में दिखा कि जैस्पर के पायलट गैस स्टेशन पर उसने गैस खरीदी, जो उसके डेबिट कार्ड से की गई आखिरी खरीद थी। उसी दिन दोपहर 3:35 बजे उसे सीसीटीवी पर जैक्सनविल के
628 वॉलग्रीन्स फार्मेसी में जाते हुए देखा गया। उसे फिलिप्स हाईवे के शॉपिंग प्लाजा पार्किंग में कार पार्क करते देखा गया। उसे आखिरी बार पास के एक यूनिफॉर्म स्टोर के बाहर वहां से जाते हुए देखा गया था। मार्शिया की खबर न मिलने के बाद उसका डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। 9 मई को उसकी मां ने रसल काउंटी शेरिफ कार्यालय में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई, जिससे जांच शुरू हुई और घटनाओं की समय रेखा बनी। उसके परिवार ने देखा कि मार्शिया बूढ़ी लग रही थी और उसने सिर ढकने वाला कपड़ा नहीं पहना था, जो असामान्य था। उनका मानना है कि जब वह लापता हुई थी तब मार्शिया भ्रमित या असमंजस की स्थिति में हो सकती थी, और उनका मानना है कि उसकी चिकित्सीय स्थिति के कारण ही उसके रूप रंग में यह बदलाव आया था। प्रियजनों का मानना था कि मार्शिया शायद फ्लोरिडा के क्लेविस्टन में अपनी मां के घर जाने की कोशिश कर रही थी, या फिर शायद ऑरेंज पार्क पहुंचने की, जहां पहले उसकी बहन रहती थी। मार्शिया को मई के अंत में उसकी मां के घर से 30 मिनट दूर देखा गया था। उसकी सफेद टोयोटा यारिस नंबर 100 QCV यूनिफॉर्म स्टोर के बाहर लावारिस मिली। जांच में पुलिस को साजिश या गलत इरादे का कोई सबूत नहीं मिला और उसकी गुमशुदगी के हालात अभी भी साफ नहीं हैं। मार्शा लाइल एक अमेरिकी महिला है जिनके बाल काले और आंखें भूरे रंग की है। उनकी लंबाई फीट 3000 इंच है और जब वह लापता हुई तब उनका वजन 135 से 150 पाउंड के बीच था। उनके शरीर पर कई तरह के निशान हैं, जिनमें पेट पर फीडिंग ट्यूब डालने का निशान और ऊपरी जांघ पर कुत्ते के काटने का निशान शामिल है। वह अपने बालों को अक्सर विग या सिर पर कपड़ा बांधकर ढकती थी। उनके आगे बालों में सफेद बाल साफ दिखते हैं। मार्शा के ठिकाने के बारे में जानकारी रसेल काउंटी शेरिफ कार्यालय को इस नंबर पर दें 334-298-6535। नंबर 1, माइकल एंथनी का जन्म स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट में 5 फरवरी 1990 को पाउला जडकिंस और एडवर्ड के यहां हुआ था। 2012 में उन्होंने माउंट वॉशिंगटन कॉलेज मैनचेस्टर न्यू हैम्पशायर से क्रिमिनल जस्टिस में स्नातक किया। 2019 तक वो इस इलाके में अपने रूममेट के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। खाली समय में माइकल, जो दयालु और मिलनसार थे, ईस्टर सील्स न्यू हैम्पशायर में ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करते थे। ये संस्था गैर लाभकारी थी जो विकलांग और विशेष जरूरतमंदों की मदद करती थी। वे प्रभावित लोगों और परिवारों को जरूरी सेवाएं देते थे। यह काम उनके लिए उपयुक्त था क्योंकि वे दयालु और मददगार थे। 2019 की एक शाम उनकी मददगार प्रवृत्ति चरम पर थी। उस दिन माइकल ने दोस्तों के साथ एक स्थानीय नाइट क्लब में समय बिताने का फैसला किया। वे ट्रॉपिकल लाउंज गए, जो वेस्ट हॉली स्ट्रीट, नेशुआ में है। यहाँ 2 महिलाएं आपस में झगड़ गईं। कारण स्पष्ट नहीं है, पर माइकल एक महिला को जानते थे। झगड़ा नाइट क्लब की पार्किंग तक पहुंचकर और बिगड़ गया। माइकल स्थिति को शांत करने और अपनी दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने महिलाओं को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार साबित हुई। अगली सुबह 1:45 बजे लड़ाई जारी थी और भीड़ बाहर इकट्ठा हो गई थी, जो केवल पुलिस के आने पर ही छटी। इस दौरान माइकल पहले ही गायब हो गए थे और सब लोग उस दृश्य में इतने व्यस्त थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनके दोस्त नाइट क्लब में और 45 मिनट तक इंतजार करते रहे। फिर आखिरकार वहां से निकलकर मैनचेस्टर वापस घर चले गए। इस बीच ऐसा लग रहा था कि वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यह सुबह होने से ठीक पहले की बात थी जब उसने अपनी बॉस को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिससे माइकल ने एक संदेश छोड़ दिया और वो संदेश था, वे मेरे पीछे हैं, 1 से ज्यादा लोग। फोन काटने से पहले उसने यही जानकारी दी थी। बॉस के कॉल करने पर उसने फोन नहीं उठाया। इस कॉल के कुछ ही समय बाद माइकल ने अपने एक पड़ोसी को संदेश भेजा, जिसमें उसने 3 अलग अलग मैसेज भेजे, जिनमें बहुत कम शब्द थे और जिनका ज्यादा मतलब नहीं निकलता था। संदेश था हेल्प LOL हार, जो पूरी तरह बड़े अक्षरों में था। अगला संदेश था व्हाट स्टूड अलूफ और अंत में एल्ड्रिज ब्रो। 21 अप्रैल सुबह 2:30 बजे ईस्ट हॉली स्ट्रीट के मैकडॉनल्ड्स के कैमरों ने माइकल को अंदर जाते हुए रिकॉर्ड किया। उन्हें बाद में फिर से CCTV पर देखा गया जब वे बैनक्रॉफ्ट स्ट्रीट पर स्थित रिवर फ्रंट लैंडिंग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के निवासों के आसपास घूम रहे थे। सिर्फ मैकडॉनल्ड्स की निगरानी तस्वीरें ही जारी की गई हैं।
लेकिन माइकल को आखिरी बार 1 घंटे बाद देखा गया था, जब वे कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित एक पार्किंग गैराज से निकलते हुए देखे गए जो मेरीमैक नदी के पास है। अगले दिन उन्हें काम पर आना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उस शाम के बाद माइकल फिर कभी ना तो देखा गया, ना ही उसकी कोई खबर मिली। उनकी कार नाशुआ के ऑरेंज स्ट्रीट पर दोस्त के घर छोड़ी गई थी और लापता व्यक्ति उसे लेने नहीं आया। जब उन्होंने अगले कुछ दिनों में कोई भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, तो उनके परिवार ने नाशुआ पुलिस विभाग में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जल्द ही जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि माइकल ने गुमशुदगी वाली सुबह टेक्स्ट डिक्टेशन से मैसेज भेजे थे, जिनमें संभवतः एल्ड्रिच स्ट्रीट का जिक्र था, जो उस क्लब के पास है जहां वो थे। उनका फोन आखिरी बार करीब 2 बजे मैकडॉनल्ड्स के नजदीक एक टावर से पिंग हुआ था। तब से उनके फोन, बैंक खाते और सोशल मीडिया पर कोई गतिविधि नहीं हुई। जिस दिन वह लापता हुए, मेरीमैक नदी किनारे रहवासियों ने बताया कि नाशुआ की ओर से मदद के लिए पुकार सुनी थी। जांचकर्ताओं ने नदी और किनारों पर गोताखोर, नाव और सोनार से तलाशी अभियान चलाया। माइकल के खतरे में होने के संदेशों और कॉल्स के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला और पुलिस को किसी अपराध या गड़बड़ी का कोई सबूत या मकसद नहीं मिला। इस रहस्य के आसपास की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं है और यह गुमशुदगी अब भी अनसुलझी है। माइकल एक आदमी है जिसके काले बाल और भूरी आंखें हैं। अपनी गुमशुदगी के समय वह इंच लंबा था और उसका वजन 100 पाउंड था। उसके हाथों और बाजुओं पर कई टैटू हैं, जिनमें जस्टिस नाम, एक सांप, एक क्रॉस और लहरें, एक बास्केटबॉल और अक्षर M शामिल है। उसके सीने पर भी टैटू हैं। गुमशुदगी के वक्त माइकल के बाल ब्रैड्स या कॉर्नरों में थे। उसकी गोटी दाढ़ी थी और वह कभी कभी हरे कॉन्टैक्ट्स पहनता था। उसकी गुमशुदगी की सुरक्षा फुटेज में माइकल ने एक काले रंग की शर्ट पहनी थी जिस पर सफेद लोगो था, जीन्स पहनी थी और लाल जूते पहने थे। वह 2 सोने की चेन, एक ब्रेसलेट और घड़ी पहने था। उसकी गुमशुदगी की सूचना दी जा सकती है। Police Department at 603. नैशविल 6,03,59,43,500। उसे खोजने के लिए एक फेसबुक पेज भी समर्पित किया गया है जिसका नाम है हेल्प फाइंड मिसिंग माइकल। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। लेकिन मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।